हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा MP04। लास्ट क्लास में अपन ने एप्लीकेशन ऑफ EN स्टार्ट करा था और दो एप्लीकेशन पर बात कर ली थी, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड दूसरा कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कैरेक्टर। इन दोनों एप्लीकेशन पर अपन बात कर चुके हैं। आज अपन कुछ और नई एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं नीट और जेई के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आ रही है वो है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की एप्लीकेशंस। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की क्या एप्लीकेशंस होती हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक हाइड्राइड मतलब जैसे कार्बन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, हैलोजन के हाइड्राइड्स हैं। तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आज हम देखने वाले हैं। तो अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन फैमिली MH4 टाइप के हाइड्राइड्स बनाते हैं कुछ इस तरह से कि CH4 है। ठीक है, कहें शिव जी, सुने पार्वती जी, यही होता है। नाइट्रोजन फैमिली की अगर बात करें तो MH3 टाइप के नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब। और अगर ऑक्सीजन फैमिली की बात करें तो जैसे H2O है, H2S है, H2SE है, H2T। हैलोजन अगर बात करें तो HF, HCl, HBr और HI। इनकी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। ठीक है, अब एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ किस तरह से होता है। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ, लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ, तब हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तब हमारी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब वो किस तरह से बढ़ती है उसकी मैं बात करने वाला हूँ। ऊपर से नीचे मूव करूंगा तब भी मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तब भी मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। अब यहाँ पे समझना कि एक्चुअल में जो एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल क्या बोलता है, किस तरह की क्या फेनोमेना होता है उसकी बात करेंगे। सपोज कि हमारे पास एक एसिड है HA। ये मेरे पास क्या है, एक एसिड है। ये मेरे पास एक एसिड है। ठीक है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को लूज करेगा। उसने H पॉजिटिव को लूज कर दिया, प्लस ये A नेगेटिव बनाएगा। अगर HA और A नेगेटिव में अगर बात करूं तो इन दोनों में सिर्फ एक H प्लस का डिफरेंस है। तो ये दोनों एक दूसरे के कहलाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये अगर एसिड है तो ये इसका क्या होने वाला है, कॉन्जुगेट बेस होने वाला है। ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब अगर ये कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा। सपोज कि अगर ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये ज्यादा स्टेबल है, अगर ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो नॉर्मल सी बात है ये ज्यादा फॉर्म होगा। अगर ये ज्यादा फॉर्म होगा तो उसके लिए ये जरूरी है कि ये ज्यादा डिसोसिएट करे। ये क्या करे, ज्यादा डिसोसिएट करे। ये ज्यादा डिसोसिएट करे। अगर ये ज्यादा डिसोसिएट करेगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो अपन ऐसा कह सकते हैं ना कि अगर ये हमारा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा फॉर्म होगा। अगर ये ज्यादा फॉर्म हो रहा है तो ये ज्यादा डिसोसिएट होगा एसिड, उससे ज्यादा डिसोसिएट होगा। तो जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना H प्लस देगा, और जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा उतना ज्यादा एसिडिक। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर ये ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा फॉर्म होगा, अगर ये ज्यादा फॉर्म होगा तो ज्यादा डिसोसिएट होगा, और ज्यादा डिसोसिएट होगा तो ज्यादा एसिडिक होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकलता है। कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात करते हैं। अगर कोई हमसे कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन पूछेगा तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाली है, जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पर क्या होती है, डायरेक्टली डिपेंड होती है। अगर कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, ज़्यादा होने वाली है। और कॉन्जुगेट बेस की अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होने वाली है, कम होने वाली है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अपन किस तरह से कंपेयर करते हैं उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, नेक्स्ट आता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस अलोंग द पीरियड अगर बात करें, अलोंग द पीरियड अगर हमें कंपेयर करना है, अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड जो हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर होता है, अलोंग द पीरियड जो हमारा
कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास En। वो हमारा क्या होता है? En। याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल ऑन मोर En। मोर En वाले पर, मोर En वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। नॉर्मल सी बात है, कॉन्जुगेट बेस है तो वो नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, H प्लस को लूज करेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज ही आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंट्रोलिंग फैक्टर En होता है, जिसे अपन समझ सकते हैं, जैसे कि समझना, जैसे हमारे पास चार एसिड हैं, CH4 है, एक हमारे पास NH3 है, एक हमारा H2O है और दूसरा हमारा क्या है? HF है। अब इनके अगर मैं कॉन्जुगेट बेस बनाता हूँ तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? CH3 नेगेटिव, कार्बन पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा? NH2 नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा? OH नेगेटिव और यहाँ पर क्या आएगा? F नेगेटिव। अगर इन कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी अगर मैं कंपेयर करूँ तो जब मैं CH3 नेगेटिव से F नेगेटिव की तरफ मूव करूंगा तो ये पीरियड में आ रहे हैं और पीरियड में कंट्रोलिंग फैक्टर क्या होता है? En। और जब मैं CH कार्बन से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहा हूँ तो मेरा En क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, क्योंकि मेरा Z इफेक्टिव कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो मेरा En बढ़ रहा है। अगर En बढ़ रहा है तो जो स्टेबिलिटी है, जो स्टेबिलिटी है ऑफ कॉन्जुगेट बेस वो क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ रही है तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी? हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही होगी। तो यहाँ पर कार CH4 से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ NH3 की, NH3 से ज्यादा वाटर की और वाटर से ज्यादा HF की होने वाली है। ठीक है, तो अलोंग द पीरियड कंट्रोलिंग फैक्टर En है, ज्यादा En वाले पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इस तरह का ऑर्डर आया था। इसलिए हमारे पास जो ऑर्डर आया था ना वो कुछ इस तरह से आया था, जैसे कि जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ कंटिन्यूसली बढ़ रही थी, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियड में En बढ़ रही है और En बढ़ने से क्या हो रही है? हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर ये जो ऑर्डर आया था एसिडिक स्ट्रेंथ का, ये वाला, ये इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पर हमारी En बढ़ रही थी और En बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ रही है, और जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ेगी वैसे हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है अलोंग द ग्रुप। अगर अलोंग द ग्रुप में अगर बात करें, कहाँ पर बात करें? अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप अगर बात करें तो अलोंग द ग्रुप की अगर बात करें तो वहां पर जो हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर होता है, वहां पर जो हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारे पास साइज। वो क्या होता है? हमारा साइज होता है। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है कि नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन ऑन बिगर साइज, ऑन बिगर साइज। जितनी बड़ी साइज होगी उतना हमारा नेगेटिव चार्ज क्या होता है? स्टेबल होता है। इसे अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे कि HF है, HCl है, HBr है और HI है। अब यहाँ पर अगर मुझे क्या करना पड़े? इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना पड़े तो सबसे पहले मैं इनका कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाऊंगा? कि इनमें से एक H प्लस को लूज कर दूंगा तो ये बनेगा F नेगेटिव, ये क्या बनेगा? Cl नेगेटिव, ये क्या बनेगा? Br नेगेटिव और ये क्या बनेगा हमारे पास? I नेगेटिव। ठीक है, तो ये इसके कॉन्जुगेट बेस हो गए। जब मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रही है? मेरी नंबर ऑफ शेल कंटिन्यूसली बढ़ रही है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से हमारी एटॉमिक साइज क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रही है तो जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की वो क्या हो रही होगी? बढ़ रही है। और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो रही होगी? हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक HI, देन HBr, देन HCl और लास्ट में कौन आ जाएगा? HF। जो हमारा ऑर्डर आ रहा था, कभी देखा था, कभी सोचा था कि अगर जो हमारा ऑर्डर आ रहा था ऊपर से नीचे मूव करने पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही थी? ऊपर से नीचे मूव करने पर जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही थी वो क्यों हो रही थी? क्योंकि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ग्रुप में। ऊपर से नीचे मूव करने पर हर एक पीरियड में नई शेल ऐड होती है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने से जो स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेट बेस की वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चाहे मैं इधर मूव करूं चाहे ऊपर से नीचे मूव करूं, मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड के केस में। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन आती है। कुछ इस तरह से अपन इसे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन पर मूव करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन हमारे पास En की आ रही है, वो है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड।
ठीक है। तो अपन यहाँ पर कंपेयर अगर करना है कि कौन सा ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ऑक्साइड कम एसिडिक है, तो अपन इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईएन के। जितना ज्यादा ईएन होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाली है। जैसे अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास N2O5, CO2 और B2O3। यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर बात करें, नाइट्रोजन की EN3, कार्बन डबल बॉन्डेड है तो 2.75। यहाँ पे बोरोन की बात करें तो बोरोन की कितनी होती है, 2 होती है। यहाँ पर ईएन कम हो रही है और ईएन कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक N2O5, देन CO2, देन B2O3। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें N2O5 और P2O5 में अगर बात करें तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ईएन कितनी होती है, 3। फॉस्फोरस की कितनी होती है, 2.1 2.1 होती है। ठीक है। तो एस एस ईएन कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। SO2 एंड B2O3 में बात करें तो यहाँ पर अगर बात करें तो सल्फर की कितनी होती है, CSI की 2.5 और बोरोन की कितनी होती है, 2। तो यहाँ से यहाँ ईएन कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। SO2 ज्यादा एसिडिक है B2O3 के कंपैरिजन में। फोर्थ अगर देखें SO3 और B2O3 में कंपेयर करना है तो सल्फर की ईएन कितनी होती है, 2.5, बोरोन की कितनी है, 2। एसओ सल्फर से SO3 और B2O3 में कंपेयर करें तो ईएन कम हो रही है और ईएन कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम हो रही होगी। तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन थी वो थी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईएन के फॉर ऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन आती है वो है हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स की। ऑक्सी एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ हम किस तरह से कंपेयर करेंगे, तो वहां पर भी यही अप्लाई करना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ईएन के, कि जितना ज्यादा ईएन होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आने वाली है। जैसे कि देखो H3PO4 है, H2SO4 है और ये HClO4 है। ये फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है, ये सल्फर का ऑक्सी एसिड है और ये क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है। अब यहाँ पर अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की ईएन कितनी होती है, 2.1। सल्फर की कितनी होती है, 2.5 और क्लोरीन की कितनी होती है, 3। जब मैं H3PO4 से HClO4 की तरफ जब मूव कर रहा हूँ तो मेरी ईएन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर ईएन कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑक्सी एसिड्स की वो भी कंटिन्यूसली बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4, देन H2SO4 और लास्ट में H3PO4 आने वाला है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं H3BO3। बोरिक एसिड हमें गिवन है और एक कार्बोनिक एसिड गिवन है H2CO3। इन दोनों में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो बोरोन की एसिडिक स्ट्रेंथ, बोरोन की ईएन कितनी होती है, 2। कार्बन की कितनी होती है, 2.5। तो यहाँ से यहाँ जब मैं मूव कर रहा हूँ तो ईएन बढ़ रही है और ईएन बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है बोरिक एसिड के कंपेरिजन में। बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है, ठीक है। एंटीसेप्टिक की तरह अपन उसे यूज करते हैं, आई वॉश में उसे यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है। ए प्रोटिक एसिड होता है, ठीक है। वो H पॉजिटिव को डोनेट नहीं करता, वो एक OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, इसलिए ए प्रोटिक एसिड कहा जाता है उसे, ठीक है। इसको इन पॉइंट्स को याद रखना है बोरिक एसिड के लिए। नेक्स्ट जो थर्ड एग्जांपल आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास, एक यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सी एसिड है, एक ब्रोमीन का और एक आयोडीन का है। अब यहाँ पर अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की EN3, ब्रोमीन की 2.5, आयोडीन की 2.5। ईएन कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है HOCl, HOBr एंड HOI। तो यहाँ पर क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5 ईएन होती है। अगर ईएन कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो अपन अभी तक 4 एप्लीकेशन की बात कर चुके हैं, ठीक है। सॉरी, 5 एप्लीकेशन की बात कर चुके हैं। 2 एप्लीकेशन अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज अपन ने जो डिस्कस करी वो सबसे पहले डिस्कस करी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, कि नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ अपन किस तरह से कंपेयर करते हैं, ठीक है। वहां पर अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। नेक्स्ट अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बात करी और लास्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स की बात करी। तो यहाँ पर आकर हमारा ईएन जो रहता है ना वो पूरी तरीके से खत्म होता है। ईएन अपन ने पूरा पढ़ लिया है कि ईएन एक्चुअल में होता क्या है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ईएन को अफेक्ट करते हैं, क्या एप्लीकेशन होती है, उनकी सारी बात कर ली है। तो यहाँ पर आकर हमारा जो ईएन, जो सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमारे पास सिर्फ 2 और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बची हैं, एक है आयनाइजेशन पोटेंशियल और एक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनकी हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जाने से पहले क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।